हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। आज मैं दोबारा लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10 चैप्टर सेकंड हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूं क्या कह रहा है। Who had designed the Swaraj flag by 1921? Explain the main features of this Swaraj flag। तो दो सवाल हमसे यहां पर पूछे गए हैं। पहला सवाल है आपका, स्वराज का झंडा 1921 में डिजाइन किसने किया, और दूसरा है कि हमें स्वराज के झंडे के फीचर्स बताने हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करे मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। ध्यान से देखिए, 1921 में जो स्वराज का झंडा था उसे डिजाइन किया था महात्मा गांधी ने। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, महात्मा गांधी ने उसे डिजाइन किया था। ठीक है, अब डिजाइन तो महात्मा गांधी ने किया, स्वराज का झंडा क्यों किया, कैसे किया, कब किया, वो बताते हैं आगे। देखिए, बात है आपकी बंगाल की। बंगाल में महात्मा गांधी स्वदेशी मूवमेंट को चला रहे थे। बंगाल में जो महात्मा गांधी थे वो स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे। बंगाल में, याद रखना कहां पर, बंगाल में। बंगाल में चल रहा था आपका महात्मा गांधी द्वारा स्वदेशी आंदोलन। अब यहां पर महात्मा गांधी ने जब स्वदेशी आंदोलन को चलाया तब उन्हें झंडे की आवश्यकता थी, तो उन्होंने एक झंडा डिजाइन किया जिस झंडे को हम स्वराज के नाम से जानते हैं। मैं आपको झंडा दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, ये रहा वो झंडा। इस झंडे में आपको तीन रंग दिखेंगे, लाल, पीला और हरा, रेड, येलो और ग्रीन। ध्यान से देखिए, ये जो स्वराज का झंडा है इसमें सबसे ऊपर आपको 8 लोटस दिखेंगे, मतलब 8 आपको कमल के फूल दिख रहे होंगे। ये रहे 8 कमल के फूल। ये जो 8 कमल के फूल हैं ये अंग्रेजों के उन 8 इलाकों को, मतलब कि भारत के ये उन 8 इलाकों को दर्शाते हैं जिन 8 इलाकों में आपकी अंग्रेजों की हुकूमत थी। ध्यान से सुनना झंडे के फीचर बच्चों। मैंने आपसे कहा है इस झंडे में जो आपको 8 कमल के फूल दिख रहे हैं ये उन 8 इलाकों को दर्शाते हैं भारत के जिनमें अंग्रेजों की हुकूमत थी। नीचे आप देख सकते हो, यहां पर आपको एक चंद्रमा दिख रहा होगा और एक आपको दिख रहा होगा सूरज। ये चंद्रमा और सूरज हिंदू और मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये झंडा और उसको मेन फीचर्स मैंने बताए। इसी के साथ साथ बच्चे एक अकेला झंडा नहीं था, एक झंडा और था जो स्वराज का ये झंडा है जिसको महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था। मैं आपको वो भी दिखाता हूं, ये रहा आपका वो झंडा। ध्यान से देख सकते हैं इस झंडे को। इस झंडे में भी आपको 3 रंग दिख रहे होंगे, आपका रेड हो गया, ग्रीन हो गया और व्हाइट हो गया। इस झंडे में आपको जो ये बीच में देखो शाइनिंग व्हील दिख रहा है ना, ये व्हील किस चीज का हमारा सिंबल है, ये महात्मा गांधी की सोच को दर्शाता है। इस झंडे में, ये भी स्वराज का झंडा है, इससे पहले वाला भी स्वराज का ही झंडा था। देखिए, ये वाला भी स्वराज का झंडा है और ये वाला भी स्वराज का ही झंडा है। इस झंडे में आपको जो बीच में व्हील दिख रहा है ये महात्मा गांधी की सोच को दर्शाता था कि हमें अपनी जो मदद है वो खुद करनी है, सेल्फ हेल्प, अपनी मदद खुद करनी है, ये इसका प्रतीक था। अब ये 2 झंडे बने थे, हमने पढ़ लिया। डिजाइन भी महात्मा गांधी ने किया था 1921 को, बंगाल में आंदोलन के वक्त इसकी जरूरत थी झंडों की। अब मैं आपको बताता हूं इससे हुआ क्या। आपको पता है, ध्यान से इस तस्वीर में आप देखिएगा, जब अपने अपने इन झंडों को, स्वराज के झंडों को लेकर जब भारतीय सड़कों पर उतरते थे, नारेबाजी करते थे और हवा में इस तरीके से झंडों को लहराते थे, ये सब देख सकते हो आप तस्वीर में, यहां पे दिखा रखा है झंडों को किस तरीके से लहराया जा रहा है। इन सभी झंडों को लहराता देख अंग्रेजों को भारतीयों की ताकत का अंदाजा होता था। तो इस तरीके से आंदोलन करवाया गया था गांधी जी ने, ताकि अंग्रेजों को भी पता चले, स्वदेशी आंदोलन जो आपका बंगाल में चला था, कि भारतीय लोगों में कितनी ताकत है। इस तरीके से झंडों को लहराना, फहराना और नारेबाजी करना, यह हम भारतीयों की ताकत को दर्शाता था। Congress was reluctant to include the demand of industrial worker in its program of struggle. Analyze the reason. तो बच्चे क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कह रहा है, जो कांग्रेस पार्टी थी वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जो मांगे थी उनको अपने स्ट्रगल में शामिल तो कर रही थी लेकिन वो नाखुश थी। रेलुक्टेंट का मतलब होता है नाखुश होना, मतलब वो इस काम को तो कर रही है, कांग्रेस पार्टी इंडस्ट्रीज के वर्कर्स की मांगों को अपने प्रोग्राम में शामिल तो कर रही थी लेकिन वो खुश नहीं थी इससे। इसका रीज़न क्या है नाखुश होने का, तो समझाता हूँ। तो बच्चे ध्यान से सुनिए, जो कांग्रेस पार्टी थी वो अपने प्रोग्राम में इंडस्ट्रीज के वर्कर्स की मांगों को रख तो रही थी लेकिन वो नाखुश क्यों थी। देखिए, सबसे पहला रीजन ये रहे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर। जब भारत में, मैं आपको सबसे पहले पहला कारण बताता हूं, जब भारत के अंदर सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन चालू हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जब ये आंदोलन चालू हुआ था तो सारे वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया, सिवाय इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों के।
जब सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन चालू हुआ तो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों ने इसमें भाग नहीं लिया ज़्यादा संख्या में, मगर नागपुर की अगर हम बात करें, भारत का ये जो नागपुर का इलाका आप देख सकते हो, इस इलाके की अगर हम बात करें तो इस इलाके के इंडस्ट्रीज के वर्कर्स ने भाग लिया था। सिर्फ इन्होंने भाग लिया था, बाकी किसी ने नहीं लिया था। तो पहला रीज़न तो ये था, कांग्रेस पार्टी नहीं इनकी मांगों को शामिल करना चाहती थी। इसके अलावा दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, तो ध्यान से सुनिए बच्चे, कंफ्यूज मत होना। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब इंडस्ट्रीज के मालिक और इंडस्ट्रियल वर्कर्स का मतलब है इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर। तो क्लियर है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रीज के मालिक कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाते गए, उनके साथ जुड़ते गए, वैसे वैसे जो इंडस्ट्रियल के वर्कर थे वो पार्टी से दूर होते गए। देखिए कितना कमाल की चीज़ है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाते गए, वैसे वैसे इंडस्ट्रीज के वर्कर उनसे दूर होते गए पार्टी से, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मजदूर थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट से भी थोड़ा परेशान थे। इनके काम को लेकर इन्हें सैलरी टाइम पर नहीं मिलती थी, ज़्यादा टाइम पर काम करवाया जाता था, इस चीज़ से लेकर। और तीसरा रीज़न ये था पार्टी कांग्रेस पार्टी का, इनकी मांगों को, ये जो आपके दिख रहे हैं, ये जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर दिख रहे हैं ना, इनकी मांगों को कांग्रेस पार्टी ने इसलिए भी शामिल तो कर रही थी, लेकिन नाखुश इसलिए भी थी क्योंकि इनकी मांगों को पार्टी में शामिल करने से इंडस्ट्रियलिस्ट और ये जो वर्कर्स थे ये आपस में डिवाइड हो गए थे, बढ़ गए थे। और कांग्रेस पार्टी जो है वो इन दोनों की पावर को चाहती है, इंडस्ट्रियलिस्ट की ताकत को भी चाहती है और उसके वर्कर्स की पावर को भी चाहती है, मगर ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर इनकी मांगों को रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में दरार आ जाएगी। इंडस्ट्रियलिस्ट को उनका महत्व नहीं मिल पाएगा, वो सोचेंगे कि यार हम पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम पार्टी को फंड दे रहे हैं, लेकिन पार्टी में हमारी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी बाकियों की है। तो इससे पार्टी में दोनों लोगों के बीच में दरार पैदा हो रही थी। तो ये तीन कारण बहुत बड़े हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इंडस्ट्रीज वर्कर्स की डिमांड को अपने पास रख तो रही थी, लेकिन वो खुद नाखुश थी इसको लेकर। ठीक है बच्चे, है वो मैं पढ़ता हूं आपके लिए। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ महात्मा गांधीज सत्याग्रह मूवमेंट्स विच ही ऑर्गेनाइज इन वेरियस प्लेसेस आफ्टर अराइविंग इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, हमें बताना है कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत को आए थे, वो साउथ अफ्रीका में थे, वहां से जब वो भारत आए तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो जहां जहां भी वो आंदोलन चलाया था हमें उनके बारे में डिटेल में बताना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर आपको साफ दिख सकता है डायग्राम में, महात्मा गांधी ने अफ्रीका से आने के बाद भारत में सत्याग्रह आंदोलन चलाया, वो भी 3 जगहों पर। एक आपका चंपारण, जो कि आपका यहां पर देख सकते हो, ये चंपारण जो है वो आपका बिहार में आता है। ठीक है बच्चे, तो चंपारण आपका यहां पे चला था बिहार में। एक आपका खेड़ा और अहमदाबाद में, इन 3 जगह पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन को चलाया। देख सकते हैं आप डायग्राम में, खेड़ा भी है, अहमदाबाद भी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके सब जगह के बारे में बताता हूं कि चंपारण में आंदोलन किस लिए था, खेड़ा में और अहमदाबाद में। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं चंपारण के बारे में। चंपारण में जो आंदोलन चलाया था वो सन 1917 में चलाया गया था। अब ये आंदोलन क्यों चलाया गया था मैं आपको बताता हूं। चंपारण में जो यहां पर आप देख सकते हो तस्वीर में, जो किसान हैं, इन लोगों से अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती इंडिगो उगवाया जा रहा था। मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया था, जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स थे, कि इंडिगो एक ऐसी फसल होती है जिसे अगर आप अपनी मिट्टी पे उगाते हो तो उससे उगाने के बाद मिट्टी के सारे अच्छे तत्व इंडिगो ले लेती है, जिसकी वजह से इंडिगो उगाने के बाद हम किसी और फसल को उगा नहीं पाते कई सालों तक। तो जितने भी भारतीय किसान थे वो इंडिगो नहीं उगवाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी प्रशासन इनसे जबरदस्ती इंडिगो उगवा रहा था। इस वजह से गांधी जी चंपारण में जाकर चंपारण सत्याग्रह करते हैं, आंदोलन करते हैं, ताकि इन्हें इंडिगो के इस चुंगलों से आजाद करवाया जा सके। अब पढ़ते हैं अपने अगले आंदोलन की ओर। यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीर में खेड़ा। जैसा कि आपको पता है खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा आपका गुजरात में आता है। यहां पर क्या प्रॉब्लम थी मैं आपको बताता हूं। खेड़ा के जितने भी मजदूर थे, किसान विसान जो भी थे आपके, इन लोगों से रेवेन्यू लिया जा रहा था काफी ज्यादा। इन लोगों को प्रॉब्लम रेवेन्यू में क्या थी मैं आपको बताता हूं। खेड़ा का सत्याग्रह भी 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। 1917 में खेड़ा में जो फसल थी वो खराब हो गई थी, नेचुरली फसल अच्छी उग नहीं पाई, और दूसरा प्लेग बीमारी के कारण यहां के लोग ध्वस्त थे। तो 2 कारण थे, एक था यहां पर फसल का ढंग से ना उग पाना, और दूसरा था प्लेग बीमारी से लोगों का काफी ज्यादा मारे जाना। अब ये 2 बीमारी, ये एक बीमारी है और दूसरा आपको पता है फसल अच्छी नहीं होगी।
तो इस वजह से खेड़ा के मजदूरों की या किसानों की मांग थी कि हमारे लिए रेवेन्यू में रिलैक्सेशन करो, क्योंकि देखो हम तो भैया पहले से ही परेशान है, ना तो हमारी फसल अच्छी उग पाई और ना ही साथ हमारा ये क्या कहते हैं प्लेग बीमारी की वजह से हम वैसे ही परेशान हैं। आप हमसे रेवेन्यू ले तो रहे हो लेकिन थोड़ा कम कर लो। लेकिन यहां पर अंग्रेजी प्रशासन अपनी क्रूरता दिखाते हुए इन्हें मना कर देती है, नहीं आपको जितना रेवेन्यू है देना ही पड़ेगा। तो खेड़ा के लोग परेशान थे, इसलिए गांधी जी खेड़ा जाकर इनके लिए सत्याग्रह करते हैं और इन्हें रेवेन्यू में रिलैक्सेशन दिलवाते हैं। यह आंदोलन भी 1917 में किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले अहमदाबाद की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस तस्वीर में अहमदाबाद। अब अहमदाबाद में क्या प्रॉब्लम थी मैं आपको यह भी बताता हूं बच्चे। अहमदाबाद में जो स्ट्राइक किया गया था वो क्यों था? देखिए अहमदाबाद में कॉटन की मिल थी, जहां पर कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो मजदूर काम करते थे उन लोगों ने मांग करी, अंग्रेजी ये कॉटन की मिल जो थी वो अंग्रेजी प्रशासन की थी। इन लोगों ने मांग करी कि भाई आप लोग कॉटन मिल से भर भर के पैसा कमा रहे हो, तो मजदूरों ने कहा हमें अपनी सैलरी में 50% का इजाफा चाहिए, माने कि 50% सैलरी इंक्रीज कर दो। लेकिन अंग्रेजी प्रशासन ने कॉटन मिल के जो लोग थे उन्होंने 50% ना करके 20% ही उनकी सैलरी इंक्रीज करी, जिसके लिए मजदूर जो है ना वो काफी नाराज हो गए थे अहमदाबाद में, उन्होंने स्ट्राइक करनी चाहिए। तो इसीलिए महात्मा गांधी अहमदाबाद जाते हैं और कॉटन मिल में काम करने वाले मजदूरों के साथ अहमदाबाद में भी सत्याग्रह आंदोलन करते हैं और उनकी सैलरी 50% बढ़वाने में उन सबकी मदद करते हैं। तो बच्चे यहां पर होता है क्वेश्चन एंड। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या कह रहा है पढ़ते हैं। वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919? हाउ वॉज इट ऑर्गेनाइज्ड? यहां पर सवाल कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा एक कानून पास किया गया था रॉलेट एक्ट, जो कि सन 1919 में पास किया गया था। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ पूरे देश में बड़ा सा सत्याग्रह चालू क्यों किया और वो कैसे किया? तो चलिए बताते हैं आपको इसके बारे में। तो कहानी हमारी शुरू होती है रॉलेट एक्ट से। जैसा कि आप देख सकते हो इस तस्वीर में रॉलेट एक्ट, ये सन 1919 को आया हुआ कानून था जो अंग्रेजी प्रशासन लेकर आई थी। इस कानून का मतलब मैं आपको बताता हूं। इस कानून के पास होने के बाद जो अंग्रेजी पुलिस सेना थी, पुलिसकर्मी थी, इनके पास पावर आ चुकी थी। अगर इन्हें किसी भी व्यक्ति पे शक होता है कि भैया ये क्रांतिकारी है, अंग्रेजी सेना के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है या आंदोलनकारी है, या मतलब ये किसी भी प्रकार से इन्हें कोई भी अगर किसी व्यक्ति पे शक होता है तो ये बिना किसी सबूत के, बिना कोर्ट कचहरी के, ये उस व्यक्ति को 2 साल तक जेल के अंदर बंद कर सकते हैं। ये था रॉलेट कानून। अब इस कानून से इनके अंदर काफी ज्यादा पावर आ गई। इस कानून से यहां पर बताया है ये किसी को भी 2 साल तक के लिए जेल में डाल सकते हैं, जैसा तस्वीर में दिखाया हुआ। अगर किसी पे अगर इन्हें शक होता है तो जेल के अंदर डाल देते हैं। इस कानून को पास होने के बाद अंग्रेजी प्रशासन पे बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी और ये काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। और इनकी पावरफुल को देखते हुए और ये कानून भी काफी गलत था, तो महात्मा गांधी को लगा कि अब वक्त आ गया है कि पूरे देश में सत्याग्रह करने का। छोटे मोटे सत्याग्रह खेड़ा में, आपका चंपारण में, अहमदाबाद में नहीं, पूरे भारत में सत्याग्रह करना पड़ेगा। एक नेशन वाइड सत्याग्रह, पूरे देश का आंदोलन। इसके लिए गांधी जी ने क्या क्या किया चलिए बताते हैं आपको। जैसा कि लोगों ने इसमें गांधी जी का काफी सपोर्ट किया। देखिए लोगों ने इस तरीके से रैलीज निकाली, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो रेलवे के काम करने वाले वर्कशॉप होते हैं, रेलवे वर्कशॉप में आपको बता दूं जहां पे रेल का एक काम वाम होता है, रेल के वर्कशॉप को बंद कर दिया गया। सारे लोग मिलकर कर रहे थे ना नेशन वाइड सत्याग्रह गांधी जी के साथ मिलकर। तो मैंने आपको बताया पहले कि रैलीज निकाली गई। इसके बाद बताया आपको जो रेलवे के वर्कशॉप्स है ना उन सबको बंद कर दिया गया, रेलवे में कोई काम नहीं होगा। इसके अलावा लोगों ने अपनी दुकानें तक बंद कर दी। तो इस तरीके से गांधी जी ने नेशन वाइड जो है आपका सत्याग्रह चलाया ताकि रॉलेट जैसे बेकार कानून को बंद किया जा सके, उसका विरोध किया जा सके। 3 main proposal with reference to the non-cooperation movement as suggested by महात्मा गांधी। तो वो कौन से बड़े बड़े मेन 3 प्रस्ताव थे गांधी जी ने आम लोगों को बताए थे जो कि नॉन कोऑपरेशन आंदोलन में करने थे। गांधी जी ने बताया था कि भैया कुछ चीजें हैं जो आप जनताओं को करनी पड़ेगी इस आंदोलन में। वैसे तो वो 3 चीजें बताई मेन है, बहुत सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताता हूं। काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट करना, माने कि काउंसिल इलेक्शंस जो अंग्रेज करवाते हैं आप लोग उसमें भाग नहीं लेंगे, पहला ये था। दूसरा, अंग्रेजों के द्वारा जो आप लोगों को सीट्स मिल रखी है या आप लोगों को डेजिग्नेशंस मिल रखी है, टाइटल्स मिल रखे हैं, आपको जो ऑनर मिला है आपको उसका त्याग करना पड़ेगा। मतलब कि अंग्रेजों द्वारा जो आपको चीजें प्राप्त है आपको उसका त्याग करना पड़ेगा।
तीसरा, जो लॉयर्स है, मतलब जो अदालतों में काम करते हैं, वकील है, उन्हें अपनी प्रैक्टिस छोड़नी पड़ेगी, अदालतों में भी आपका बॉयकॉट करना पड़ेगा, हम अदालत में नहीं जाएंगे, और ऐसा लोगों ने किया भी। ठीक है। फोर्थ देख सकते हैं आप, ये विद्यार्थी हैं जो आप लोगों को दिख रहे हैं, स्कूलों में या कॉलेजेस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने तक इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया बॉयकॉट करके, मतलब कि स्कूल ना जाना और कॉलेजेस में ना पढ़ना। क्यों? क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में भी वही शिक्षा दी जाती थी जो अंग्रेजों के लिए है और अंग्रेजों की मेंटालिटी को बढ़वाती है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर महात्मा गांधी जी ने बोला था कि हमें अंग्रेजों के बनाए हुए सामान जो इंग्लैंड से आता है भारत में या ब्रिटिश खुद बनवाते हैं, उन सामानों को हमें बॉयकॉट करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रस्ताव थे जो गांधी जी ने आम लोगों को दिए थे, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन में बताए थे कि हमें ये करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों। मेंशन 3 रीजन बाय विच द रिच पीसेंट कम्युनिटीज टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमें कि हमें 3 कारण बताने हैं जिसकी वजह से जो अमीर पीसेंट थे, मतलब कि जो हमारे भारत में ना जो बहुत अमीर लोग होते थे, मतलब ज़्यादा अमीर लोग, प्रोड्यूसर टाइप लोग जो सब चीज़ उगाकर माल को बेचा करते थे, रिच लोग, तो इनके समुदाय ने आंदोलन में, सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन में भाग क्यों लिया। हमें इसके 3 रीज़न जानने हैं। तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला रीजन, जितने भी हमारे भारत के प्रोड्यूसर या वो अमीर लोग थे जो कैश क्रॉप को उगाते थे। कैश क्रॉप का मतलब होता है वो फसलें जिन्हें पैसे कमाने के माध्यम से उगाया जाता है और जिनसे पैसे का मुनाफा भी ज्यादा होता है। ये सारी सारी कैश क्रॉप जो थी ना, इनको उगाने वाले जो प्रोड्यूसर थे वो बड़ा परेशान थे। देखो ध्यान सुनना, ये सारी कैश क्रॉप है, इनको जो उगवा कर इन्हें बेचा करते थे वो बहुत परेशान थे। परेशान क्यों थे? क्योंकि इन कैश क्रॉप की कीमत कम होती जा रही थी। तो पहला रीजन आपको क्लियर हो गया भैया, सारे के सारे ट्रेडर परेशान हैं, सारे अमीर लोग, क्योंकि उनकी जितनी भी फसलें हैं उनकी कीमत तो मिल ही नहीं पा रही, कीमत तो उनकी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। ठीक है। अब दूसरा रीजन, अब जाहिर सी बात है अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो ये अंग्रेजों को रेवेन्यू कैसे देंगे। अब ये लोग बड़ा परेशान थे, इनकी फसलों की कीमतें कम होती जा रही थी और ये अंग्रेजों को रेवेन्यू देने लायक नहीं थे, और इनके ऊपर ना रेवेन्यू का बहुत बड़ा बोझ था। भाई टैक्स तो देना है गवर्नमेंट को, लेकिन काम चल नहीं पा रहा, सारी की सारी फसलों की कीमतें अच्छे मिल नहीं पा रही, तो ये बहुत परेशान थे। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज आप ना हमारा टैक्स कम कर दो, लेकिन अंग्रेजी सरकार इन्हें साफ आदेश देती है भैया नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, आप लोगों को रेवेन्यू देना ही देना पड़ेगा। अब देखो ट्रेडर कितना, ये जो ट्रेडर है अमीर लोग, ये कितना परेशान हो गए, इनकी ना फसलें सही से बिक पा रही है, ना इनके पास अच्छा इनकम है। इसके बाद ये परेशान होकर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी मना कर रही है, अंग्रेजी सरकार मना कर रही है, भाई हम रेवेन्यू कम नहीं करेंगे। तो इस चीज से जितने भी ट्रेडर कम्युनिटी थी, अमीर लोगों का जो समुदाय था, वो बहुत गुस्से में आ गया। उन्होंने कहा ये तो गलत चीज है, हैं? एक तो हमारी फसलों की कीमतें कम कर देते हैं लोग, है ना, कम करवा देते हैं, और दूसरा हम पे पैसे नहीं है, रेवेन्यू भी कम नहीं कर रहे। तो इसी वजह से ये सारे के सारे ट्रेडर कम्युनिटी गुस्से में आकर इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिर सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया क्योंकि इन्हें मालूम था कि यार ये तो गलत कर रहे हैं ना हमारे साथ। तो इस तरीके से हमें 3 रीजन पता चलते हैं कि क्यों अमीर समुदाय जो थे उन लोगों ने हमारा आंदोलन में, सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन में भाग लिया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डिड गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन को फिर से शुरू करा। तो चलिए बच्चों मैं आपको बताता हूं। बात है बच्चों दिसंबर की। दिसंबर में हमारे जो गांधी जी थे वो आपका भारत से लंदन के लिए गए थे। ठीक है, आप नक्शे में देख सकते हैं, भारत से लंदन गए, और लंदन में पहुंचने के बाद गांधी जी लंदन गए क्यों थे मैं आपको यह भी बताता हूं बच्चे। वो गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, एक मीटिंग थी जिसमें गांधी जी सभी अंग्रेजों के साथ यहां पर बैठे थे और उन्होंने अपनी मांगे रखी। यहां पर गांधी जी ने अपनी मांगे बताई, लेकिन यहां पर निराशा गांधी जी को हाथ लगी। गांधी जी की जो भी नेगोशिएशन थी वो यहां पर सही ठीक से नहीं बैठ पाई। इन लोगों ने गांधी जी की बात को मानने से इनकार कर दिया। अब यहां से निराश होकर गांधी जी वापस भारत को गए, लेकिन जब गांधी जी भारत को पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है, आप तस्वीर में जो देख रहे हैं व्यक्ति, इनका नाम है गफ्फार खान। ये जो तस्वीर में आपको व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है आपका गफ्फार खान। इनको जेल में डाल दिया गया था और यह चीज गांधी जी को पता चली कि गफ्फार खान को जेल में डाल दिया गया है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपको दिख रहे तस्वीर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें भी जेल में डाल दिया गया। और गांधी जी ने सिर्फ यही नहीं देखा, गफ्फार खान और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल में नहीं, इसके अलावा और भी काफी सारे तरीके कर दिए अंग्रेजों ने हमें परेशान करने के लिए। उन्होंने देखा कि जो कांग्रेस की पार्टी थी इसे इलीगल घोषित कर दिया गया, कांग्रेस की पार्टी को इलीगल घोषित कर दिया गया कि भैया ये इलीगल पार्टी है, ये पार्टी किसी प्रकार का कुछ भी काम नहीं कर सकती। अब इसी के साथ साथ उन लोगों ने मीटिंग्स पे बैन लगा दिया गया कि मीटिंग्स भी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग नहीं कर सकती। साफ आदेश था अंग्रेजों का कि कोई मीटिंग नहीं करेगी। साथ ही साथ ये जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस का मतलब होता है आपका प्रदर्शन, इस पे भी बैन लगा दिया गया, कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता। इसके साथ साथ अभी और भी चीजें बच्चों, यहां के साथ साथ बॉयकॉट। आपको पता है हम लोग क्या करते थे, अंग्रेजी सामान को खरीदने से मना कर देते थे, बॉयकॉट करते थे। अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते, बॉयकॉट पे भी बैन लगा दिया, आपको अंग्रेजों का सामान लेना ही लेना पड़ेगा। इन सारी चीजों को जानने के बाद गांधी जी बहुत अपसेट हो गए, गांधी जी को लगा, और गांधी जी काफी डर भी गए थे, एप्रीहेंसिव हो गए थे, भयभीत हो गए थे। वो एप्रीहेंसिव का मतलब होता है डर जाना, भयभीत होना। अब गांधी जी काफी ज्यादा एप्रीहेंसिव हो गए, उन्हें डर लगा, इसीलिए गांधी जी ने बिना किसी देरी के इन सभी कारणों की वजह से दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन को चालू किया। गांधी जी को पता चल गया था कि भैया गफ्फार खान और आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में है, कांग्रेस पार्टी को इलीगल कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशन पे रोक लगा दी, मीटिंग्स को रद्द कर दिया गया है। इतनी सारी चीजें होने के बाद इसी वजह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन को फिर से शुरू किया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है अब हमारा, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930। माने कि 1930 में जो सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन हुआ था, हमें उसके 3 मेन फीचर बताने हैं। तो ध्यान से सुनिए, सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। बच्चे ये आंदोलन ना हमारे भारत में, भारत का जो इतिहास हम देखते हैं ना, जिसमें हम गुलाम थे, हम लोगों के अंदर नेशनलिज्म जगा, हमने आंदोलन किए, बहुत सारे आंदोलन किए, उन सभी आंदोलनों में सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन सबसे ज्यादा ही लोकप्रिय रहा है और सबसे ज्यादा इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। इस आंदोलन का मकसद क्या था, आपको अंग्रेजों का कहा हुआ नहीं मानना है। देखो नाम पढ़ो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, माने कि सिविल का मतलब आम लोग, डिसओबीडियंस का मतलब कहना नहीं मानेंगे इस आंदोलन के तहत। ठीक है, तो बच्चे इस आंदोलन के आपको 3 मेन फीचर बताता हूं। पहला फीचर ध्यान से सुनिए, जितने भी मजदूर थे उन लोगों ने रेवेन्यू और टैक्स देने के लिए साफ मना कर दिया कि भैया ना तो हम किसी प्रकार का कोई चौकीदारी टैक्स देंगे, ना तो हम किसी प्रकार का कोई रेवेन्यू देंगे, साफ मना कर दिया, नहीं देंगे हम ये चीज। ठीक है, देखो सिविल डिसोबीडियंस है ना, हम अंग्रेजों का कहा मानेंगे ही नहीं, है ना। दूसरा फीचर, जंगल में रहने वाले जितने भी लोग थे, जितने भी फॉरेस्ट पीपल थे, फॉरेस्ट का ना कानून बना हुआ था कि जंगल में जितने भी कबीले, ट्राइबल पीपल वाले लोग हैं, वो जंगल के अंदर एंटर करके कोई सामान नहीं लेके जा सकते और ना तो जंगल के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट के लोगों ने, माने कि ट्राइबल पीपल ने भी इस कानून को तोड़ा। ट्राइबल के पीपल जंगलों के अंदर एंटर भी करे और आप तस्वीर में साफ देख सकते हो कि ये लोग इस तरीके से लकड़ियां भी तोड़ तोड़ के लेकर आए, सारा का सारा लकड़ियां भी तोड़ के लेकर आए। इसके अलावा साथ ही साथ ये अपने जानवरों को जंगल के अंदर ले आके ग्रेजिंग भी करवाई इन लोगों ने। ग्रेजिंग भी पहले अलाउ नहीं थी, ग्रेजिंग भी चालू करवाया। इसके बाद तीसरा फीचर है औरतों का। बच्चे सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन में आप देख सकते हो तस्वीरों में, औरतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे कि इन लोगों ने भी महात्मा गांधी को आंदोलन में सपोर्ट किया। तो ये 3 मेन फीचर थे, ध्यान से देखिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है यहां पर, व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। तो वो क्या कारण थे जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन को बंद किया। तो चलिए बच्चों मैं आपको बताता हूं इस आंदोलन, इसके बारे में। तो देख सकते हैं आप तस्वीर में, यह है आपका सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन जिसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। अब इस आंदोलन को क्या जरूरत हो गई जो गांधी जी ने इसे बंद किया। तो बच्चे मैं आपको बताता हूं, काफी भारी संख्या में लोगों ने मिलकर इस आंदोलन में भाग लिया था और नमक को बनाने से मना कर दिया था और साथ ही साथ नमक की प्रोडक्शन पे भी बैन लगवा दी थी। अब इतने सारे भारतीय, और आप देख सकते हो, देखिए यहां पर हमारे पास तस्वीर में यहां पर गांधी जी भी हैं, ये दिख रहे हैं आपको। इतने सारे लोग मिलकर ये काम कर रहे थे जिसकी वजह से प्रोडक्शन बंद हो गई थी। अब अंग्रेजी सरकार को नुकसान हो रहा था। अंग्रेजी सरकार ने इसके खिलाफ क्या करा, अंग्रेजी सरकार ने एक एक करके जितने भी कांग्रेस के नेता थे उन सबको जेल में डाला। अब भाई देखो, इतने सारे लोग मिलकर अगर नमक को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, नमक की प्रोडक्शन को रोक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी प्रशासन परेशान होगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया
एक एक करके सारे कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाला। अब जेल में डालने से भड़का भड़की हो गई, सारे भारतीय भड़क उठे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्लैश हो गया, काफी सारे लोग मारे गए और ये बहुत ज्यादा लड़ाई वड़ाई झगड़े हुए। और इससे भी बड़ी घटना तब घटती है जब एक महीने बाद गांधी जी को भी जेल में डाल दिया जाता है। और गांधी जी को जेल में डालने के बाद तो बच्चों मैं आपको यह बताऊंगा कि शोलापुर में, देख सकते हो आप तस्वीर में दिखा रखा है शोलापुर, शोलापुर के पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया गया। लोगों ने इस पे अटैक कर दिया, पूरा तोड़ तोड़ के ध्वस्त कर दिया, आग लगा दी गई। इसके अलावा म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को जला दिया गया। बेटा यहां पर मैं जिनकी बात कर रहा हूं ना, गांधी जी, ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो गांधी जी, ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे। देश की आजादी के लिए इन्होंने अपने आप को पूरा झोंक दिया था। जब इन्हें जेल के अंदर डाला गया तो शोलापुर के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी लोगों ने, साथ ही साथ म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को जला दिया गया, आपकी अदालतों में आग लगा दी गई। जितनी भी चीजें थी जहां पर ब्रिटिश का लोगो लगता था वो सब चीज जला के ध्वस्त कर दी, यहां तक कि रेलवे को तक नहीं छोड़ा, रेलवे तक आग लगा दी गई। अब इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर अंग्रेजी प्रशासन ने भी जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज करवाई, जिसमें औरतें, अंग्रेजी प्रशासन ने लाठीचार्ज करवाई जिसमें औरतों को, बच्चों को जमकर पीटा गया और कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया। अब ये सारी चीजें देखकर गांधी जी परेशान हो गए थे। गांधी जी का मकसद सिविल डिसोबीडियंस में ये लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन क्या करें, इस आंदोलन के जरिए लड़ाई झगड़े होने लग गए थे जो कि गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इस वजह से गांधी जी ने 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन इन दोनों ने मिलकर बैठकर समझौता किया, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1931 में समझौता हुआ जिसमें गांधी जी ने कहा मैं अपने इस आंदोलन को बंद करूंगा, मगर बदले में इरविन से बोला भैया आपको भी मेरा काम करना पड़ेगा, जो आपने मेरे क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को जो आपने जेल में डाला उन्हें बाहर निकालोगे। तो इस तरीके से यहां पर यह कारण थे जिसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद किया। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस आंदोलन को बंद करने के लिए मुसलमान लोगों ने भी मिलकर, मुसलमान की जो कम्युनिटी थी उन लोगों ने मिलकर भी गांधी जी से प्रेस किया कि सर प्लीज बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप इस आंदोलन को बंद कर दीजिए। तो बच्चे क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या कारण थे जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन को बंद किया। ठीक है बच्चे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द पोर्ट्रेट ऑफ भारत माता एंड ऑल्सो इट्स डिफरेंट इमेज फॉर्म। भारत माता के चित्र को अच्छे से डिस्क्राइब करना है और उसके डिफरेंट हमें फॉर्म बताने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे पुराने काल से हमारा ये प्रिंट और हमारे ये सिंबल, ये दोनों के दोनों हमें चीजों को आसानी से पता लगाने में, उनको समझाने में बहुत ज्यादा इजी लगते हैं और ये इजी कारगर है। आपको पता होगा कि पुराने समय से ना लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, तो चित्रों को, सिंबल्स को देखकर वो चीजों को अच्छे से समझते थे। तो देशभक्ति जगाने के लिए चित्र और सिंबल काफी ज्यादा, मतलब बोल लो बहुत ज्यादा कारगर थे, बहुत ज्यादा इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स थे। ठीक है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं थे कि नोटिस बोर्ड पे या फिर आपका कोई पैम्पलेट लगा हुआ, आपके कोई बोर्ड है, उन्हें पढ़ के उनके अंदर देशभक्ति जगे। तो जाहिर सी बात है चित्र को और सिंबल को देखकर ही देशभक्ति जगती थी। तो इसी चीज को देखो, जैसे कि देखो कंट्री है, कंट्री को भी आपको पता है कंट्री को कैसे हम पहचानते हैं। हम किसी भी कंट्री के फ्लैग को देख कैसे पहचानते हैं, कंट्री के फ्लैग को पहचानने के लिए हमारा उसके कुछ वो होते हैं, कुछ चित्र होते हैं, उसके झंडे पे डिजाइन होते हैं। जैसे आपको चंद्रमा दिख रहा होगा, बीच में स्टार, ये अल्गेरिया का झंडा है। इस तरीके से रेड कलर का स्क्वायर है और आपका प्लस बना रखा है, बीच में स्विट्जरलैंड है। सेम नेपाल का झंडा, ओयो का झंडा। तो हर देश जाना जाता है अपने फ्लैग के ऊपर कोई ना कोई डिजाइन होता है, तो उससे वो जाना जाता है, उस देश की पहचान होती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने दिमाग में भारत माता का चित्र वर्णन किया। ठीक है, अपने दिमाग में सोचा कि यार एक ऐसा एक डायग्राम होना चाहिए भारत माता का, जो उन्होंने ये डिजाइन किया था, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। ठीक है, इसी की तस्वीर बनाते हुए यहां पर आपको दिख रहे होंगे रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने इनकी तस्वीर बनाई। ये जो आपको ये पोर्ट्रेट दिख रहा है, ये भारत माता का है, और जिन्होंने इसकी तस्वीर बनाई है ये है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। अब बच्चे इस पोर्ट्रेट पे आप ध्यान से इस लेडी को देखेंगे ना, ये लेडी आपकी भारत माता है। मैं इनको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताता हूं। ये जो पोर्ट्रेट में आपको लेडी दिख रही है वो है भारत माता। इनके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। वो इस तस्वीर में देख के बताते हैं ये काम है, काम का मतलब ये काफी ज्यादा शांत है। ठीक है बच्चे, शांत है। और ये बताते हैं इसके बारे में ये डिवाइन भी है। डिवाइन का मतलब होता है दिव्य शक्तियों वाला, मतलब कि हमारे इस तस्वीर में हमारी कंट्री को जो भारत माता रिप्रेजेंट करती है वो डिवाइन है, उनमें दिव्य शक्तियां हैं। मतलब हमारा देश जो है वो प्राचीन काल की शक्तियों से भरा हुआ है, उनका संकेत ये था। इसके अलावा यहां पर यह भी बता रखा है कि वो मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है हमारा देश। तो यहां पर ये सब चीजें इस पोर्ट्रेट में बताई गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है हमारा
बताया कि किस तरीके से हमारे किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके पास एक फ्लैग होना चाहिए, उनका एक अपना सिंबल होना चाहिए। तो भारत माता इस बात का प्रतीक था। और अब दिक्कत है कि सर यहां पर भारत माता को ही क्यों बनाया, है ना, कोई मैन भी बना सकते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि माताओं के हम बहुत मतलब हम कहते हैं, आपने श्लोक सुने होंगे, माता पिता गुरु देवता, उसमें भी माता का स्थान ही पहले आता है हमारा। तो इसीलिए भारत माता के इस तस्वीर को बनाने पर, पोर्ट्रेट को बनाने पर लोगों के अंदर देशभक्ति जगी भारत माता के नाम से। तो जिससे कि ये तस्वीर और इनकी ये सोच, सिंबल और प्रिंट, ये काफी, ये सारी चीजें ना लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने के लिए काफी ज्यादा सही साबित हुई। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द बिजनेस क्लासेस पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। माने कि जो बिजनेस क्लास के लोग थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन को किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से उन्होंने भाग लिया, बताते हैं इसके बारे में। तो बच्चे बात है हमारे सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन की, आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो शुरुआती तौर पे बिजनेस क्लास के लोगों ने इसे खूब जमकर सपोर्ट किया। ये लोग बिजनेस क्लास के जो लोग थे, इन्होंने साफ बोला था कि भैया हम सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन में खुलकर सपोर्ट करेंगे, और इन्होंने किया भी। ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे। जैसे कि ये लोग आंदोलनकारियों को पैसे देते थे, पार्टी फंड में पैसे देते थे कि भैया तुम आंदोलन कर रहे हो, तुम्हें अगर पैसों की नीड है तो बिजनेस क्लास पार्टी को, जो मूवमेंट करते थे, उन लोगों को पैसे भी दिया करते थे, सपोर्ट देते थे। इसी के साथ साथ बिजनेस क्लास के लोगों ने साफ ये अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि जितना भी इंपोर्टेड आइटम है, जितना भी इंपोर्टेड आइटम होगा, इंपोर्टेड आइटम का मतलब जो दूसरी कंट्री से आता है, ना तो बिजनेस क्लास वाले उस सामान को खरीदेंगे, ना तो उस सामान को बेचेंगे। साफ इन्होंने बोल दिया, भाई पक्के देशभक्त है ये भी। इन्होंने साफ बोला कि भैया देखो, हम आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, ना तो हम किसी विदेशी माल को खरीदेंगे, ना तो विदेशी माल को बेचेंगे। पूरा इंपोर्टेड सामान को सेल और बाय पे पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन लोगों ने। इसके साथ साथ ये लोग काफी खुश थे, और खुश क्यों थे, इनकी खुशी का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। बिजनेस क्लास के लोग इसलिए खुश थे क्योंकि ये लोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, और आंदोलन को सपोर्ट करने की वजह से अंग्रेजी सरकार जो इनके बिजनेस में रेस्ट्रिक्शंस, बाधाएं लगाती थी, वो सारी बाधाएं धीरे धीरे हटने लग गई, और ये लोग खुलकर व्यापार करने लगे, जिससे बहुत खुश थे। लेकिन अफसोस, इनकी खुशी को ज्यादा किसी की मतलब ज्यादा देर टिक ना सकी, किसी की नजर लग गई। फिर हुआ क्या देखिए, अब होता है कहानी में ट्विस्ट। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये होता है, इस मीटिंग के बाद इन लोगों की खुशियां एकदम तबाह हो गई, ये परेशान होने लगे। क्यों? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो रेस्ट्रिक्शंस बिजनेसमैन से उनके बिजनेस पे से हटा दी गई थी, जो प्रतिबंध, जो रोक टोक उनको हटा दी गई थी, वो रोक टोक दोबारा लगा दी गई। अब ये लोग बड़े बेचारे परेशान रहने लगे, अब इनको बहुत दिमाग खराब हो गया। अब तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, अब ज्यादा परेशान कर रहे थे पहले से। अंग्रेजों ने कहा पहले तो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, तुमने आंदोलन में भाग लेकर खूब मजे मारे हैं ना, तो अंग्रेजों की वजह से अंग्रेजों ने क्या करा, अब रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा लगा दी। अब ये लोग आपस में बात करने लगे। इन्होंने कहा यार आंदोलन में भाग लेके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हम लोगों ने आंदोलन में क्या भाग लिया, क्या हुआ, कुछ ही पल की खुशी मिली। तो जब गांधी जी ने दोबारा से आंदोलन चलाया तो इन लोगों ने साफ मना कर दिया कि भैया हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, पिछली बार सपोर्ट किया था तो उसका खामियाजा भुगत रहे, हमसे नहीं हो पाएगा। ये लोग ना काफी डरे हुए थे। बिजनेस क्लास वाले डरे क्यों थे, ये आप देख सकते हो तस्वीर में। ये जो मिलिट्री थी ना, मतलब ब्रिटिश के, ये ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी, इसकी एक्टिविटी शहरों के अंदर, गांव के अंदर, इसकी एक्टिविटी ऐसी हो गई थी जैसे कुछ कुछ करने वाले हैं बड़ा। ये लोग बहुत डरे हुए थे बिजनेस क्लास के लोग कि यार खाली इसके चक्कर में हमारा बिजनेस खराब होगा, बिजनेस ठप हो जाएगा। ये बहुत परेशान थे। ये लोग सोच रहे थे कब ये डिसरप्शंस, मतलब जो इनके बिजनेस में उतार चढ़ाव और ये बेकार चीजें आ रही है ना, कब खत्म होगा। तो ये बहुत परेशान थे इस चीजों को लेकर। तो इस तरीके से जो बिजनेस क्लास के लोग थे उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन में अपना पार्टिसिपेट किया। बच्चों अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 एफर्ट मेड बाय गांधी जी टू गेट हरिजन देयर राइट। वो कौन कौन से 3 एफर्ट है जो गांधी जी ने लगाए ताकि हरिजन लोगों को उनके अधिकार प्राप्त हो। तो बच्चे आपको बताते हैं, गांधी जी ने जितने भी हरिजन हैं, जिन्हें गॉड ऑफ चाइल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम सो सॉरी, ठीक है बच्चे। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने सभी के सभी जितने भी हरिजन लोग हैं उन सबको बुलाया, इकट्ठा किया और एक आंदोलन किया इनके लिए, सत्याग्रह। तो जैसा कि आपको पता है, सत्याग्रह आंदोलन किया सारे के सारे हरिजनों को बुलाकर, ताकि मंदिरों में उनको भी एंट्री मिले। तो बच्चों होता क्या है, जो हरिजन लोग हैं ना, इन्हें ना काफी सारी चीजें करने नहीं दी जाती, जैसे मंदिर के अंदर एंट्री नहीं दी जाती, और भी बहुत सारी चीजें भी बताता हूं मैं आपको आगे। मंदिर के अंदर हरिजन माने छोटी जात वालों को एंट्री नहीं दी जाती थी। तो गांधी जी ने विरोध किया इस चीज का। अब गांधी जी ने विरोध करके दुनिया को कैसे, मतलब इस आंदोलन के जरिए और क्या क्या गांधी जी ने ऐसा किया जिससे इन लोगों को इनके अधिकार मिले।
सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तस्वीर में, गांधी जी खुद टॉयलेट क्लीन करके बोलते हैं कि जो ये काम है ना, छोटी जाति हरिजन के लोग ये जो भंगी का काम करते हैं, टॉयलेट वॉयलेट साफ करते हैं, गलत नहीं है। तो गांधी जी कहते हैं इनकी इज्जत करो। गांधी जी ने खुद इस काम को करके बताया कि देखो ये काम कोई गलत काम नहीं है जिससे कि तुम इन लोगों को जज कर लेते हो और तुम इनको गलत मानते हो और इनसे दूर रहते हो, ये गलत चीज़ है। गांधी जी ने सारे हरिजन लोगों को स्कूल के अंदर जो उनके साथ भेदभाव होता था उसके लिए उनके लिए लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई लड़ी कि पब्लिक के जो वेल्स है, मतलब ये जो कुएं हैं जिसमें से सब गांव वाले पानी पीते हैं, इसमें से हरिजन लोग भी पानी पी सकते हैं। ये जो पब्लिक रोड है इसको हरिजन के लोग माने छोटी जात के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले पहले क्या होता था, जो बड़ी जात के लोग हैं वो इस रोड को इस्तेमाल करते थे, हरिजन लोगों को इस रोड पे अलाउ नहीं होता था। तो गांधी जी ने इसका भी विरोध किया। साथ ही साथ गांधी जी ने अमीर लोगों को, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये जो ऊंची जात के लोग हैं इन्हें कन्विंस किया गांधी जी ने कि अपने दिल से इनके लिए नफरत को हटाओ। इनसे बोला कि अपने दिल में, ये जो दिल है ना आपका, इसमें से नफरत हटाओ इनके लिए और प्यार जगाओ और इस छुआछूत को हटाओ, समाप्त करो। ये भी हमारे समाज का हिस्सा है, ये भी हमारे भाई बंधु है। इस तरीके से गांधी जी ने कन्विंस कर हमारे जो वो हरिजन लोग हैं उनको उनके अधिकार दिलवाए। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। ये जो कानून है 1859 में पास हुआ था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ये क्या था? तो चलिए बच्चे बताते हैं आपको। ध्यान से देखिए इस तस्वीर में, जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है जो 1859 में आया था, इस कानून के तहत असम के चाय के बागानों में जो मजदूर काम कर रहे थे इन्हें वापस अपने घर जाने की इजाज़त नहीं थी। अगर ये वापस अपने घर जाना चाहते हैं तो इन्हें अपने मालिक से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तब ये जा सकते हैं। और मालिक इन्हें परमिशन नहीं देता था, बहुत ही कम चांस थे, 1% था कि वो इनको जाने की इजाज़त दे देगा। तो ये जो असम के चाय के बागान है ना, यहाँ पर जो लोग काम करते थे ना, वो दूर दूर से आते थे यहाँ काम करने। अब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया, ये इस कानून के तहत क्या हुआ, ये वापस अपने घर नहीं जा सकते। अब ये बड़े परेशान होगा। परेशान होने के बाद क्या करा, इन लोगों ने सुना कि गांधी जी आंदोलन चला रहे हैं, तो ये उस आंदोलन से मतलब बहुत प्रसन्न हुए। इन्हें भरोसा आया कि हाँ यार, गांधी जी की वजह से हम आज़ाद हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन लोगों ने यहाँ पर सारी चीज़ें छोड़ी। भैया हमें नहीं करना काम, कौन सा कानून कैसा कानून हमें नहीं पता। ये सब लोग सारे के सारे दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे वापस अपने घर की ओर चल दिए। सारे के सारे अपने घर की ओर चल दिए और ये लोग बड़े खुश थे। ये चाय के बागान में काम करने वाले जो लोग हैं ना, जो वापस अपने घर जा रहे हैं ना, ये बड़े खुश थे। क्यों थे खुश? कानून को तोड़कर जा रहे थे ये लोग। कानून तो अभी भी है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, फिर ये जा क्यों रहे थे? ये लोग खुश इसलिए थे क्योंकि इन्हें यकीन था कि गांधी राज आने वाला है और गांधी के राज में हम वापस गांव जाएंगे और गांव पहुंच के हमें हमारे गांव में अलग से घर दिया जाएगा रहने के लिए, हमें सब चीजें मिलेगी, इसलिए खुश थे ये लोग। लेकिन अफसोस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये निकले तो सही घर जाने के लिए, लेकिन ये कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जब ये लोग निकल रहे थे ना, रेलवे में थी हड़ताल, रेलवे में हड़ताल चल रही थी। अब हड़ताल की वजह से रेलें चल नहीं रही थी, रेलें बिल्कुल अब आगे नहीं चलेंगी, तो क्या करेंगे? तो ये लोग जो यहाँ पे छुपे छुपे यहाँ पर से जा रहे थे ना छुप के, तो पुलिस वालों ने आके इन्हें धर दबोचा। और रेलवे में हड़ताल थी तो ये लोग यहाँ पकड़े गए, चाय के बागान प्लांटेशन वर्कर, यहाँ पर इन्हें पकड़कर सीधा जेल में डाला गया और जेल में डालकर इनकी जमकर कुटाई की गई। और बच्चे जमकर कुटाई की गई क्योंकि भाई इन लोगों ने कानून तोड़ा है। कौन सा? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो 1859 में आया था। तो इस तरीके से हमारा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के बारे में पता चला और साथ ही साथ असम के प्लांटेशन वर्कर के बारे में भी पता चला।